हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रंजीत केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का सेकेंड अध्याय का टॉपिक लवण। लवण यानी साल्ट। साल्ट कहते किसे हैं? सामान्य तौर पे कहा जाता है कि जो लवण होते हैं वो स्वाद में नमकीन होते हैं, लेकिन रसायन विज्ञान में इसकी परिभाषा क्या होती है? तो ऐसे आयनिक यौगिक या ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित होकर एक धन आयन मतलब एक धन आयन बनाए हाइड्रोजन आयन को छोड़कर, और एक ऋण आयन बनाए OH आयन को छोड़कर, ऐसे यौगिकों को लवण कहा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखा जाए, जैसे साधारण नमक फार्मूला होता है NaCl। इसको जब जल में घोला जाता है तो यह एक धन आयन और एक ऋण आयन का निर्माण करता है, लेकिन धन आयन हाइड्रोजन आयन नहीं है और ऋण आयन OH माइनस नहीं है। तो ऐसे यौगिक को लवण कहा जाएगा। जो यौगिक आयनित होकर अगर हाइड्रोजन आयन देता है उसे कहा जाता है अम्ल, और जो यौगिक आयनित होकर OH माइनस देता है यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो कहलाता है क्षार। ठीक है, अर्थात कि ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बने होते हैं उन यौगिक को भी लवण कहा जा सकता है। यानी दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एक कि ऐसे यौगिक जो जल में आयनित होकर एक धन आयन देते हैं हाइड्रोजन आयन को छोड़कर, और एक ऋण आयन देते हैं हाइड्रोक्सिल आयन को छोड़कर, वैसे यौगिक को कहा जाएगा लवण। और दूसरी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है लवण। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, इसको भी जब जल में घोला जाएगा तो यह भी एक धन आयन और एक ऋण आयन बनाएगा, अर्थात यह कॉपर सल्फेट भी एक प्रकार का लवण है। और उदाहरण जिंक सल्फेट, इसे भी जब पानी में घोला जाएगा तो यह भी जिंक आयन जो धन आयन एक देता है और एक सल्फेट आयन ऋण आयन देता है, अर्थात जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट या सोडियम क्लोराइड ऐसे जितने भी यौगिक होते हैं जो एक धन आयन देते हैं और एक ऋण आयन देते हैं, लेकिन वह धन आयन हाइड्रोजन आयन नहीं होता है और ऋण आयन अगर हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो ऐसे यौगिकों को लवण अर्थात साल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लवण कितने प्रकार के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। लवण मुख्यतः 6 प्रकार के बताए जाते हैं। अब ये 6 प्रकार के लवण कौन कौन से हैं, पहले एक बार सबको लिख लिया जाए। पहला लवण है सामान्य लवण। ठीक है, दूसरा लवण है अम्लीय लवण। तीसरा लवण है क्षारीय लवण। चौथा लवण है मिश्रित लवण। पांचवा लवण है द्विक लवण, इसे डबल साल्ट भी कहते हैं। छठवां लवण है संकर लवण। ठीक है, सामान्य लवण किसे कहेंगे? तो ऐसे लवण जिसमें विस्थानित यानी ऐसे लवण जिसमें आंशिक रूप से हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन दोनों अनुपस्थित होते हैं, वैसे लवण को सामान्य लवण कहा जाता है। जैसे NaCl है, अगर इसको आयनित किया जाए तो इसमें Na+ और Cl- यानी इसमें कहीं भी H+ या OH- पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कहीं भी पाया नहीं जाता, अर्थात यह लवण जो होगा वो कहलाएगा सामान्य लवण। और देख लेते हैं KCl,
कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, Na2CO3, इस तरह के जितने भी लवण होंगे ये सब के सब कहलाते हैं सामान्य लवण, ठीक है। कुछ उदाहरण और देखते हैं। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये जितने भी लवण होंगे ये सब के सब सामान्य लवण कहलाएंगे। रीजन क्या है कि इनमें कहीं भी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कहीं भी पूरे यौगिक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए, सामान्य लवण हो गया। अब बात करते हैं अम्लीय लवण। तो ऐसे लवण जिसमें आंशिक रूप से विस्थानित हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, जैसे NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। तो इसमें आंशिक रूप से हाइड्रोजन उपलब्ध होता है, क्योंकि यह आयनित नहीं होता, लेकिन इसमें आंशिक रूप से उपस्थित होने के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्लीय लवण कहा जाता है। उसी तरह से NaH2PO4, यह भी एक अम्लीय लवण है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित है। Na2HPO4, इसमें भी आंशिक रूप से हाइड्रोजन उपलब्ध है। तो इस प्रकार के लवण को भी अम्लीय लवण कहा जाएगा, ठीक है। तीसरा क्षारीय लवण। क्षारीय लवण किसे कहा जाएगा? तो जैसे अम्लीय लवण में आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन उपलब्ध है, उसी तरह से क्षारीय लवण में आंशिक रूप से हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध होगा। जैसे PbOHCl, इसमें आंशिक रूप से OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध है, अर्थात यह एक प्रकार का क्षारीय लवण कहलाएगा, ठीक है। सामान्य लवण हो गया, अम्लीय लवण हो गया, क्षारीय लवण हो गया। अब बात करते हैं मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में क्या होता है कि इसमें जो धन आयन होते हैं या ऋण आयन होते हैं उनकी संख्या एक से अधिक प्रकार की हो सकती है। जैसे NaKSO4, इसमें दो धन आयन SO4 के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह एक प्रकार का मिश्रित लवण हो जाएगा। उसी तरह से CaOCl2, इसमें दो ऋण आयन कैल्शियम के साथ जुड़े हुए, यानी एक धन आयन के साथ दो ऋण आयन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक धन आयन के साथ दो ऋण आयन जुड़े हुए हैं। तो यह दोनों उदाहरण हो जाएंगे किसके? मिश्रित लवण के। या ऐसे जितने भी उदाहरण होंगे जिसमें कोई दो धन आयन एक ऋण आयन के साथ या दो ऋण आयन किसी एक धन आयन के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वह कहलाएगा मिश्रित लवण, ठीक है। चलिए, मिश्रित लवण हो गया। अब बात करते हैं द्विक लवण। द्विक लवण होता क्या है? सही मायने में द्विक लवण जो होता है इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। जनरली यह दो सामान्य लवणों के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकरण का मतलब कि दो लवणों को जल में घोलकर इन्हें क्रिस्टल में यानी ठोस अवस्था में जब बदला जाता है तब यह संयुक्त अवस्था में एक साथ पाए जाते हैं, और उस अवस्था में इस प्रकार के लवण को कहा जाता है द्विक लवण। द्विक लवणों का स्थायित्व केवल और केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। जलीय विलयन में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये दोनों लवण जल में घुल जाते हैं और घुलने के बाद यह सामान्य लवणों के आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसका सबसे आसान सा उदाहरण है फिटकरी, जिसको पोटास एलम कहा जाता है। फार्मूला क्या होगा देख लेते हैं। फार्मूला है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। यहाँ पे जो 24H2O है इसे क्रिस्टलीय जल या हाइड्रेटेड वाटर कहा जाता है, और इसी हाइड्रेटेड वाटर या क्रिस्टलीय जल के कारण यह दोनों सामान्य लवण पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, और इसी अवस्था में इसे फिटकरी कहा जाता है। इसे पोटास एलम भी कहते हैं,
ठीक है, ये हो गया फिटकरी का फार्मूला। इसका नाम क्या होगा? तो नाम बहुत आसान है, अगर याद करना चाहें तो यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ एल्युमिनियम है, तो हो जाएगा पोटेशियम एल्युमिनियम, और दोनों में ही सल्फेट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम लिख सकते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। एक और उदाहरण है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, जिसे मोहर लवण कहा जाता है। इसमें भी दो लवण एक साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसे भी द्विक लवण कहा जाता है। नाम क्या होगा? तो इसमें आयरन है और अमोनियम है। आयरन को पढ़ा जाता है फेरस, यहाँ पे है अमोनियम और दोनों के साथ है सल्फेट, तो पूरा नाम हो जाएगा फेरस अमोनियम सल्फेट। ये हो गया मोहर लवण। और मोहर लवण उदाहरण किसका है? तो एक द्विक लवण का है। ठीक है, द्विक लवण कंफर्म होना चाहिए। द्विक लवण का मतलब कि इसमें दो सामान्य लवण क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है द्विक लवण। और द्विक लवण का अस्थायित्व केवल और केवल ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। चलिए, अब अंतिम बचा है संकर लवण। संकर लवण किसे कहते हैं? तो ऐसे लवण जो आयनित होने पर एक सामान्य आयन और एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं, वैसे आयनों को संकर लवण कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। K4 FeCN का होल 6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यह एक प्रकार का जटिल लवण है, क्योंकि जब यह आयनित होता है तो एक सामान्य आयन 4K प्लस और दूसरा एक जटिल आयन देता है जिसे FeCN का होल 6 पे 4 माइनस कहते हैं। तो ये एक आप सामान्य आयन हो गया, यह एक जटिल आयन हो गया जिसे संकर भी कहते हैं। तो जटिल और संकर आयन देने के कारण इस लवण को बोला जाता है जटिल लवण या संकर लवण कहा जाता है। ठीक है।